निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में सह प्राध्यापक इतिहास विभाग में हूँ और मैं आज आप लोगों को मध्यकालीन भारत 1206 से 1739 विषय पे आज व्याख्यान दूंगा और अपना विषय है बलबन का राज्यत्व सिद्धांत। इस विषय का उद्देश्य है कि दिल्ली सल्तनत स्थापना के बाद कानून व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया से हम अवगत होंगे। इस विषय के माध्यम से बलबन की लौह एवं रक्त की नीति का अध्ययन करेंगे। इस विषय का उद्देश्य यह है भी है कि राजसत्ता के महत्व और कार्य पद्धति को हम समझ सकें। बलबन द्वारा शासन को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण नियमों को समझने का हमें आज अवसर मिलेगा। सल्तनत कालीन परंपरा सिजदा एवं पायबोस को आज इस विषय के माध्यम से हम समझ सकेंगे। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1286 तक राज्य किया। वह न्यायप्रिय शासक था। गयासुद्दीन बलबन जाति से इलबारी तुर्क था। उसकी जन्मतिथि का पता नहीं है, पर उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया। वह अपने सख्त शासन के लिए जाना जाता है। बलबन का राज्यत्व सिद्धांत के मुताबिक राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। उसने राज्यत्व के सिद्धांत को लागू करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि दरबारी नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया जा सके, जिससे दरबार में अनुशासन बना रहे। बलबन तुर्क के चहलगानी का एक सदस्य था। वह यह जानता था कि अगर तुर्क अमीरों के बीच में अनुशासन लागू नहीं होगा तो राजतंत्र को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता। बलबन उत्सवों के शहंशाह के रूप में भी जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दबाने और मंगोल जो आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई गई कठोर और हिंसक नीति को रक्त और लौह की नीति के रूप में विख्यात किया। उसकी जो नीति थी उसने उसको अपने पुत्रों में वसीया के नाम से वसीयतनामा के रूप में दिया। इस नीति के कारण वह लगभग 40 वर्षों तक सत्ता के शीर्ष पर बना रहा, यानी 20 वर्ष तक नासिर उद दीन मोहम्मद या नायब के रूप में और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में उसने कार्य किया। रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुई थी। बहराम ने उसको रेवाड़ी तथा हांसी के क्षेत्र प्रदान किए। अमीर आखुर का पद भी उसने संभाला था। 1245 में मंगोलों से आक्रमण के समय उसने अपने सामरिक गुणों का प्रमाण दिया। आगामी वर्ष जब नासिरुद्दीन महमूद सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने बलबन को मुख्यमंत्री अमीर हाजिब पद पर आसीन किया। बलबन के राज्यत्व सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। बलबन ने कहा, राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राज्यत्व एक दैवी संस्था है। उसका मानना था कि राजा जो कुछ भी करता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही करता है, जिससे यह विचारधारा समाज में उसने प्रचलित करके साम्राज्य में लोगों के बीच में यह बताने में सफल रहा कि जो व्यक्ति राजा बनता है उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ विशेष गुण मिलते हैं,
जिससे साम्राज्य संचालन में वह एक दैवी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। उसने यह घोषणा इसलिए की ताकि कुलीन वर्ग को यह विश्वास हो जाए कि उसे ताज या राजत्व उनकी दया से नहीं बल्कि ईश्वर की दया से मिला है। उसमें तुर्क कुलीनों का कोई रोल नहीं है बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त है। उसने यह घोषणा की कि महान तुर्की योद्धा अफरासियाब का वह वंशज है जो ईरान में एक सशक्त राजवंश हुआ करता था। उसने अपने परिस्थितियों ने ही उसे गुलाम बनाया था। वह जन्म से गुलाम नहीं था, उसको मंगोलों ने गुलाम बनाया था, लेकिन शासन सत्ता में आने के बाद उसने अपना संबंध अफरासियाब वंशज से जोड़ा और उसने अपने बेटों का नाम बुगरा खान, कैकुबाद, कै खुसरो और कै मुनरो रखा, जिससे राजतंत्र में निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। बलबन का मानना था राजा का अलौकिक भय ही स्थिति और लोगों की आज्ञाकारिता सुनिश्चित कर सकती है। अगर राजा का भय ईश्वर के भय से जुड़ा होगा तो जनता राजा की आज्ञा को अनायास ही मान लेगी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तो यहाँ तक कहा कि जब भी बलबन किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता था तो उसकी आंखें क्रोध और गुस्से से जलने लगती थी। वह उसे मारने के लिए तलवार उठा लेता था। बलबन ने दरबार में निम्न एवं कुलीन वर्ग का अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। उसके दरबार में कुलीन वर्ग को एक स्थान प्राप्त था, वही लोग कुर्सियों पर बैठ सकते थे। बाकी अन्य अमीर अपने ओहदे के अनुसार दरबार में खड़े रहते थे। हालांकि इतना तो माना जा सकता है कि जो उसके समय के अधिकारी थे उनको इन पदों से, जो कुलीन नहीं हुआ करते थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया और कुलीन वर्ग के लोगों को अधिकारियों के रूप में पदों पर आसीन किया। बलबन ने ईश्वर और सुल्तान, सुल्तान और जनता तथा ईश्वर और जनता के बीच संबंधों पर जोर दिया। उसने अपना संबंध ईश्वर से और सुल्तान का संबंध जनता से स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे राजतंत्र में एक खौफ का माहौल बनने लगा। वह खुद को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था जो लोगों के कल्याण की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी था। उसने इस बात पर जोर दिया कि राजकोष का उपयोग अपनी प्रजा के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। उसका उपयोग राजत्व के लिए राजा को अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। इसी तरह राजा को न्याय देने में निष्पक्ष होना चाहिए। बलबन ने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया। किसी को भी हंसी मजाक, मदिरापान और बकवास करने की अनुमति राज दरबार में नहीं थी। उसके कुछ ही लोग उससे बात कर सकते थे जो कुलीन वर्ग से जुड़े होते थे। उसने दरबारियों से काफ़ी दूरी बनाए रखी। उसने दरबारी पोशाक भी निर्धारित किए। उसने दरबार में आने वाले अधिकारियों के लिए एक ड्रेस कोड, जिसको सभी को पहनकर आना अनिवार्य था, उसने इस बात पर जोर दिया कि जो राज दरबार में आएगा उसका जो निर्धारित पोशाक है उसी को पहनकर आने की उसने आदत अधिकारियों में डालने को जोर दिया। बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू की, जिसमें लोगों को राजा को नमस्कार करने के लिए घुटने टेक कर अपने माथे से जमीन को छूना होता था। यह सल्तनत कालीन एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। सिजदा प्रथा से बलबन ने अपने अधिकारियों में, कुलीन वर्ग के जो अधिकारी थे उनमें भी अपने शासन सत्ता के प्रति सम्मान विकसित किया। बलबन ने खूंखार और लंबे चौड़े पहरेदारों को नियुक्त किया जो हाथों में नंगी तलवारें लेकर राजा के इर्द गिर्द खड़े रहते थे। जब भी वह महल से बाहर निकलता तो उसके अंगरक्षक नंगी तलवारें लेकर उसके साथ चलते और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चिल्लाते थे। बलबन का मानना था कि राजत्व की महिमा केवल फारसी परंपराओं का पालन करके ही संभव है। फारसी परंपरा से उसने जो अपना संबंध स्थापित किया, इसका प्रभाव यह रहा कि कुलीन वर्ग भी
फारसी परंपराओं को अपनाने लगा। उसने अपने पोतों के नामों को राजाओं के नामों पर रखा। उसने अपने दरबार में कई फारसी शिष्टाचार भी लागू किए। एक निरंकुश शासक की ताकत उसकी अपनी प्रजा को बाहरी खतरे से बचाने की क्षमता से मापी जाती है। इस संबंध में बलबन ने प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने रक्त और लौह की नीति को बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कुलीनों और उनकी प्रजा की नज़रों में सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाया। यह जो बलबन की सिजदा परंपरा थी, उसके साथ ही साथ उसने पायबोस की परंपरा भी लागू की। इस परंपरा के अंतर्गत राज दरबार में बलबन के आने पर उसके सिपेसिलार जो अधिकारी वर्ग था, वह उसके हाथों को घुटने के बल बैठ करके चूमता था और उसके हाथ को आंखों पे लगाता था। इससे बलबन ने राजतंत्र में एक डर का माहौल पैदा किया। उसके दरबार में जो उसने यह निर्णय लिया कि कोई भी अमीर दरबार में मदिरापान नहीं करेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि राज दरबार में एक खौफ का माहौल बनने लगा। राज दरबार के सभी अमीर उसके सामने खड़े रहते थे और वक्त आने पर कुछ कुलीन वर्ग ही उससे बात किया करते थे। बलबन न दरबार में हंसता था और न कभी रोता था। उसने राजा के खौफ को बनाने के लिए कभी भी अपने मन की बातों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया। अपने पुत्र बुगरा खां के मर जाने पर बलबन ने बहुत दुखी हुआ, लेकिन राज दरबार में आने पर उसने अपने अमीरों से कभी उस दुख का जिक्र नहीं किया। तत्कालीन इतिहासकारों का मानना है कि बलबन रात के अंधेरे में अपने कमरे में फूट फूट कर रोया करता था, पर बाहर निकलने पर दरबारी परंपराओं का पालन करने के दौरान उसने कभी भी बुगरा खां की मृत्यु की जिक्र अपने सिपाही सलारों से नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि राजा का कमज़ोर होना राज सत्ता को कमज़ोर बनाता है। यही उसकी रक्त और तलवार की नीति का प्रमुख उद्देश्य था। वह अपने द्वारा बनाए गए प्रमुख नियमों से यह स्थापित किया कि राजा ही सत्ता का प्रमुख है और उसका शासन ईश्वरीय सत्ता से संचालित है। उसके जो आदेश हैं वह ईश्वरीय आदेश हैं। यह समाज में, राज दरबार में और जनता के बीच उसने इस माहौल को बनाने में सफल रहा और यह आदेश उसने पहली बार किसी सल्तनत के शासक ने राजा के नियमों को बारीकी से उल्लेखित किया। बलबन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। बलबन के समय में मंगोल आक्रमण बहुत तेजी से दिल्ली सल्तनत पे होने लगे थे। उसने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए पहले दरबारी शिष्टाचार को सुदृढ़ किया और दरबारी आदेशों को मानने पर जोर दिया, जिससे आंतरिक शांति बनी रही। उसने आंतरिक शांति बनाने के बाद सीमांत क्षेत्रों में किलों के निर्माण पर जोर दिया, जिससे अपनी प्रजा को सुरक्षित किया जा सके। इस विषय को जो हमने समझा, इसके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आज आप लोगों के सामने हैं। छात्रों, बलबन की क्रूर नीति को हमने आज समझा। उसने दरबारी शिष्टाचार को ईश्वरीय शक्ति से संबंध स्थापित करके लोगों में अपनी क्रूर नीति को स्थापित करने में सफल रहा। इस विषय के माध्यम से सल्तनत काल को चलाने के लिए बलबन द्वारा बनाई गई शासन नीति को हमने समझा। बलबन कालीन शासन सत्ता में तलवार और कठोर शासनादेशों का पालन किया गया, जिससे सल्तनत कालीन जो दासत्व की परंपरा थी उस पर विराम लगाया गया और शासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के नियम कानून बनाए गए। सल्तनत कालीन राज शासन के नियमों को आज इस विषय के माध्यम से हमने समझा। बलबन की रक्त एवं लौह की नीति को हमने विस्तार से समझा, जिसका परिणाम पहली बार दिल्ली सल्तनत में वसीयतनामा जो उसकी थी, उसमें राजत्व के सिद्धांत का पूर्णतया उल्लेख हमें मिलता है। फरिश्ता बर्नी ने
बलबन के राजत्व सिद्धांत की भूरि भूरि प्रशंसा की है। बलबन के राजत्व सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों बनते हैं जो हमें उस विषय को समझने में सहायक बनते हैं। जैसे बलबन की रक्त एवं लौह की नीति को हमें विस्तार से लिखें। बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करें। बलबन के प्रशासनिक सुधारों की विस्तार से लिखें। सल्तनत काल में तुर्क-ए-चहलगानी पर एक निबंध लिखें। यह विषय हमने बलबन के राजत्व सिद्धांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आज की कड़ी में हम बलबन के राजत्व को हमने समझा और आगे की कड़ी में हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति और उसके प्रशासन विस्तार को समझेंगे। धन्यवाद।